नमस्कार, लोकमंच न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सुरभि राजपूत। बुलेटिन की शुरुआत कर रहे हैं बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर आपको बता दें, कोरोना संक्रमण से संबंधित, जहां कोरोना संक्रमण के मद्देनजर सीएम योगी का बड़ा फैसला। सीएम योगी जल्द करेंगे प्रयागराज, वाराणसी और गोरखपुर का दौरा। सीएम ने स्वास्थ्य और चिकित्सा मंत्रियों को जिला दौरा करने के लिए निर्देश दिए हैं। मंत्री का जिलों का दौरा कर व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के जारी किए गए दिशा निर्देश। सीएम खुद भी जल्द कुछ जिलों का औचक निरीक्षण करेंगे। बड़ी खबर आपको बता दें, कोरोना के बढ़ते आंकड़ों को देखते हुए सीएम योगी ने बड़ा फैसला लिया है और इसी के तहत ही सीएम योगी जल्द ही प्रयागराज, वाराणसी और गोरखपुर का दौरा करने वाले हैं। साथ ही इस दरमियान सीएम योगी ने स्वास्थ्य और चिकित्सा मंत्री को जिलों दौरा करने के लिए दिशा निर्देश भी दिए हैं। मंत्री को कहा गया है कि जल्द ही जो तमाम व्यवस्थाएं हैं उसको सुनिश्चित किया जाए और इस तमाम व्यवस्थाओं को सुनिश्चित करने के भी दिशा निर्देश दे दिए गए हैं। सीएम खुद भी जल्द कुछ जिलों का औचक निरीक्षण करने वाले हैं। विशेष सचिव स्तर के अधिकारियों को भेजने के भी निर्देश दिए जाएंगे और साथ ही कोरोना प्रभावित जिलों में तत्काल भेजे जाए विशेष सचिव स्तर के अधिकारी, ये कहना है सीएम योगी का। और इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़ गए हमारे संवाददाता आसिफ। कोरोना के बढ़ते आंकड़ों को देखकर ये योगी ने फैसला लिया है। सीएम योगी ने इसको लेकर क्या ज्यादा जानकारी है आपके पास? जी सुरभि, बता दूं कि कोरोना का संक्रमण लगातार बढ़ता ही जा रहा है। लगातार मौतों का सिलसिला भी तेज हो गया है। आपको बता दें कि लखनऊ के भीतर जो है मरने वालों की संख्या लगातार जो है बढ़ गई है और यही वजह है कि 100 दाह पे जो है मशीनें कम पड़ जा रही, लोगों की भीड़ लगी हुई है और कोरोना संक्रमण को देखते हुए जो है यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ ने सभी अधिकारियों को निर्देश दिया है कि जो कोरोना के लिए एडवाइजरी जारी की गई है उसका पालन किया जाए। साथ ही साथ यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ कोरोना के मद्देनजर जो है बड़ा फैसला लिया है और वह जो है प्रयागराज, वाराणसी और गोरखपुर का दौरा करेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री और चिकित्सा स्वास्थ्य मंत्री को भी जिलों का दौरा करने का निर्देश दिया। साथ ही साथ वह और भी जिलों में यूपी सीएम जा सकते हैं कोरोना के तैयारियों की पड़ताल के लिए और इसके लिए जो है वह औचक निरीक्षण भी करेंगे। साथ ही साथ आपको बता दूं कि सीएम ने संक्रमण प्रभावित जिलों में तत्काल विशेष सचिव के स्तर पर जो है अधिकारियों को जिले में भेजने के भी निर्देश दिए हैं। जिस तरह से स्थिति भयावह होती जा रही है उससे जो है हड़कंप मच गया है और जो मरने वालों की संख्या है उनके परिजनों में भी भय व्याप्त है। साथ ही साथ आपको बता दूं कि लगातार जो है कोरोना संक्रमण मरीज बढ़ने की वजह से आम लोग भी दहशत के साए में जी रहे हैं। हालांकि लखनऊ में नाइट कर्फ्यू जो है लगा दिया गया है और उसको लेकर एहतियात के तौर पर जो है पुलिस के भी तैनात है कि कहीं से भी कोई जो है लापरवाही न की जाए। इसके लिए कमिश्नर डीके ठाकुर ने जो है साफ तौर पर निर्देश दिया है कि जो नाइट कर्फ्यू का उल्लंघन करता है उसके खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई भी की जाएगी। जी बिल्कुल आसिफ, हालांकि अभी सीएम योगी ने कुछ अधिकारियों को जरूर जिला दौरा करने के निर्देश दिए हैं, लेकिन वो खुद कब तक औचक निरीक्षण कर सकते हैं? क्या इसको लेकर कोई अभी तक जो तारीख है वो सुनिश्चित किया गया? जी आपको बता दूं सिर्फ कि जिस तरह से जो है कोरोना का कहर लगातार जारी है, कोरोना के चलते ही अधिकारी भी जो है सक्रिय हो गए हैं और लगातार लोगों को जागरूक भी किया जा रहा है और साथ ही साथ जो है स्कूल कॉलेज भी बंद कर दिए जा रहे हैं और वैक्सीनेशन का काम जो है यूपी में फोकस वैक्सीनेशन भी आज से शुरू होगा। आज से 23 अप्रैल तक विशेष टीकाकरण अभियान भी चलाया जा रहा है और विभिन्न समूहों के लोगों का तिथिवार वैक्सीनेशन होगा। 8 से 9 अप्रैल तक पत्रकारों, मीडिया कर्मियों को भी वैक्सीन लगवाने के लिए कैंप लगाया जाएगा। 10 अप्रैल को बैंक और बीमा कर्मचारियों को वैक्सीन लगेगी और भी तिथियां घोषित की गई है। आपको बता दूं कि 15 से 16 अप्रैल को ऑटो रिक्शा चालक को, फेरी वालों और कर्मचारियों का वैक्सीनेशन होगा। 17 से 19 अप्रैल को सरकारी अधिकारियों को वैक्सीन लगेगी। 20 और 21 अप्रैल को न्यायपालिका कर्मचारियों और वकीलों का वैक्सीनेशन होगा और 22 और 23 अप्रैल निजी कर्मचारियों का वैक्सीनेशन होगा। अगर बात करें कोरोना की, तो कोरोना काबू करने के लिए तमाम तरह के जो है जागरूक
जी बिल्कुल आसिफ, हमसे बात करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे हमारे साथ हमारे संवाददाता आसिफ बेग। तो आपको बता दें कि अब बहुत जल्द ही सीएम योगी जो है वो कुछ जिलों का औचक निरीक्षण कर सकते हैं, क्योंकि लगातार संक्रमण का खतरा बढ़ता जा रहा है। और इसी संक्रमण के खतरे को देखते हुए, क्योंकि कोरोना की रफ्तार बहुत ही ज्यादा तेजी से यूपी में बढ़ती जा रही है, कोरोना अपने पैर पसार रहा है, और इन सब चीजों को देखते हुए सीएम योगी ने फैसला लिया है। इस दरमियान उन्होंने कुछ अधिकारियों को दिशा निर्देश भी दे दिए हैं निरीक्षण करने के, और साथ ही कहा जा रहा है कि वो बहुत जल्द ही कुछ जिलों का औचक निरीक्षण करने वाले हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुधवार को कोविड-19 से अति प्रभावित 13 जिलों की स्थिति का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से समीक्षा करते हुए कई दिशा निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जिन जिलों में प्रतिदिन 100 से अधिक केस मिल रहे हैं या जहां कुल एक्टिव केस की संख्या 500 से अधिक है, वहां माध्यमिक विद्यालयों में अवकाश के संबंध में जिलाधिकारी स्थानीय स्थिति के अनुरूप निर्णय ले। ऐसे जिलों में रात्रि में आवागमन नियंत्रण रखने के संबंध में भी समुचित निर्णय लिया जाए, लेकिन किसी भी परिस्थिति में आवश्यक सामग्री जैसे दवा, खान पान की चीजें या फिर आदि के आवागमन को बाधित न किया जाए। इसके साथ ही सीएम योगी ने यह भी कहा है कि महाराष्ट्र के साथ साथ दक्षिण भारत के कुछ राज्यों में कोविड संक्रमण की स्थिति तेजी से ही खराब हो रही है, और ऐसी स्थिति में वहां रहने वाले उत्तर प्रदेश के नागरिकों की वापसी संभावित है। सीएम योगी ने कहा है कि पंचायत चुनाव की प्रक्रिया भी चल रही है। आने वाले दिन हमारे लिए बहुत ही चुनौतीपूर्ण होने वाले हैं, हमें इसका सफलतापूर्वक सामना भी करना है। सीएम योगी ने आगे ये भी कहा है कि पिछले साल उत्तर प्रदेश के सभी जिलों ने कोविड प्रबंधन का बेहतरीन उदाहरण प्रस्तुत किया था। इस बार भी हम टीम वर्क के साथ इस लड़ाई को जरूर जीतेंगे। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सीएम योगी ने जिन जिलों में, यूपी के जिन जिलों में सबसे ज्यादा कोरोना के मामले सामने आ रहे हैं, 100 से भी ज्यादा अगर मामले सामने आ रहे हैं, तो उन जिलों को लेकर उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बातचीत की है, बैठक की है, और साथ ही तमाम तरह की चीजों का भी जिक्र किया गया है, क्योंकि पंचायत चुनाव भी है, यूपी में संक्रमण की रफ्तार बढ़ी है। महाराष्ट्र के बाद की अगर हम बात करें तो यूपी भी एक ऐसा ही भारत के राज्यों में शुमार हो गया है जहां संक्रमण का खतरा और संक्रमण के जो मरीज हैं वो ज्यादा से ज्यादा सामने निकल कर आ रही हैं, जिसे देखते हुए ये वीडियो कॉन्फ्रेंस की गई है। और साथ में इस दरमियान उन्होंने ये भी कहा है कि आने वाले दिन हमारे लिए बहुत ही चुनौतीपूर्ण है, हमें इसका सफलतापूर्वक सामना करना है। सीएम योगी ने यह भी कहा है कि पिछले साल उत्तर प्रदेश के सभी जिलों ने कोविड प्रबंधन का बेहतरीन उदाहरण प्रस्तुत किया था। इस बार भी हम टीम वर्क के साथ इस लड़ाई को जरूर जीतेंगे। तो वहीं लखनऊ नगर निगम क्षेत्र में लगा नाइट कर्फ्यू 8 अप्रैल से रात 9 बजे सुबह 6 बजे तक नाइट कर्फ्यू लग चुका है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं लखनऊ से, जहां नाइट कर्फ्यू की घोषणा कर दी गई है। लखनऊ नगर निगम क्षेत्र में नाइट कर्फ्यू लगाया गया है 8 अप्रैल से लेकर रात 9 बजे से 8 अप्रैल से रात 9 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक नाइट कर्फ्यू लगा रहेगा, और साथ ही 16 अप्रैल की सुबह 6 बजे तक ये कर्फ्यू जो है वो लागू रहेगा। आवश्यक वस्तु को लाने की अनुमति इस दरमियान दी जाएगी, और साथ ही नाइट कर्फ्यू सिर्फ लखनऊ नगर निगम क्षेत्र में ही लागू होगा। ग्रामीण लखनऊ में नहीं लागू होगा कोई नाइट कर्फ्यू। फल, सब्जी, दूध, एलपीजी, पेट्रोल, डीजल और दवा की सप्लाई इस दरमियान जारी रहेगी। रेलवे, बस, हवाई यात्रा करने वालों को अपना टिकट दिखाकर वहां पर आ जा सकेंगे। और साथ ही साथ अगर हम मालवाहक वाहनों की बात करें तो मालवाहक गाड़ियों के आने जाने पर भी कोई प्रतिबंध इस दरमियान नहीं होगा, और यह खुद डीएम ने इसके जो निर्देश है जो इसको लेकर बात कही है। डीएम लखनऊ ने कहा है कि दिन में कोविड नियमों तहत चलते रहेंगे सारे काम। तो संक्रमण को देखते हुए लखनऊ के अंदर नाइट कर्फ्यू लगाने की बात कह दी गई है। नाइट कर्फ्यू जो है वो 8 अप्रैल से लागू हो जाएगा। रात के 9 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक ये नाइट कर्फ्यू लगा रहेगा। 16 अप्रैल की सुबह 6 बजे तक लागू रहेगा नाइट कर्फ्यू। आवश्यक वस्तु को लाने की इस दरमियान अनुमति होगी। नाइट कर्फ्यू सिर्फ लखनऊ नगर निगम क्षेत्र में ही लागू होना है। ग्रामीण लखनऊ में कोई भी नाइट कर्फ्यू इस दरमियान नहीं लागू होगा। साथ ही साथ आपको बता दें कि फल, सब्जी, दूध, एलपीजी, पेट्रोल, डीजल और दवा की सप्लाई जारी रहेगी। रेलवे, बस, हवाई सफर करने वाले अपना टिकट दिखाकर आ जा सकेंगे। मालवाहक गाड़ियों के आने जाने पर भी कोई प्रतिबंध नहीं होगा, और दिन में कोविड नियमों के तहत सारे काम चलते रहेंगे।
खबरों में आगे बढ़ते हैं। यूपी बोर्ड परीक्षा की परीक्षाओं के लिए नई समय सारिणी जारी कर दी गई है। आपको बता दें 8 मई से हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की परीक्षाएं शुरू होंगी और हाई स्कूल की परीक्षा 25 मई को समाप्त होंगी, जबकि इंटरमीडिएट परीक्षा की अगर हम बात करें तो 28 मई को इसका समापन होना है। इस दौरान कोविड प्रोटोकॉल का पालन करना सभी को अनिवार्य होगा। तो यूपी बोर्ड की परीक्षाओं के लिए नई समय सारणी जारी कर दी गई है। 8 मई से हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की परीक्षा शुरू होनी है। आपको बता दें इस दरमियान हाई स्कूल की परीक्षा 25 मई को खत्म होगी, जबकि इंटरमीडिएट की जो परीक्षा है वो 28 मई को खत्म होगी। और साथ ही इस दरमियान सभी के लिए कोविड प्रोटोकॉल का पालन करना भी अति अनिवार्य होगा। तो वहीं इटावा पंचायत चुनाव में नामांकन के पहले दिन अखिलेश यादव के चचेरे भाई एवं निवर्तमान जिला पंचायत अध्यक्ष अंशुल यादव ने जिला पंचायत सदस्य पद के लिए सैफई सीट से नामांकन किया है। आपको बता दें नामांकन के पहले प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव एवं शिवपाल सिंह यादव के पुत्र अंकुर यादव ने सपा प्रत्याशी अंकुश यादव को बधाई भी दी गई। अंकुश यादव ने कहा इस दरमियान की इटावा में सपा प्रसपा की राजनीति में सपा प्रसपा के उम्मीदवारों को फायदा होगा। तो नामांकन से पहले प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव और शिवपाल सिंह यादव के बेटी अंकुर यादव ने सपा प्रत्याशी अंकुश यादव को बधाई दी है। अंकुश यादव ने इस दरमियान कहा है कि इटावा में सपा प्रसपा की राजनीति में सपा प्रसपा के उम्मीदवारों को फायदा होने वाला है। देखिए, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के निर्देश पर और जैसा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष ने निर्देश दिया है, इटावा से सब भारतीय जनता पार्टी का सफाया करना है और 24 की 24 सीट समाजवादी पार्टी को जीतनी है। तो समाजवादी पार्टी का एक एक कार्यकर्ता, एक एक नेता समाजवादी पार्टी के एक एक प्रत्याशी को जिताने के लिए मेहनत कर रहा है। मुझे पूरा भरोसा है इटावा की जनता पर कि समाजवादी पार्टी के 24 प्रत्याशी जीतकर उन्हें सदन में भेजने का काम करेगी। मुलाकात क्या, वो तो पारिवारिक बात है, हमारे भाई हैं बड़े, और नामांकन था तो उनको शुभकामनाएं देनी थी। साथ में हम लोगों ने, पार्टी ने सहयोग किया है, उनका समर्थन किया है और यही हम लोग की इच्छा है कि जिस तरीके से पूर्व में अध्यक्ष रहे और इस क्षेत्र का उन्होंने विकास किया, चौतरफा विकास किया, इसी तरीके से विकास करें, फिर अध्यक्ष बने, यही हम लोग की कामना है। और उसी को देखते हुए हम लोग बधाई भी देने आए थे और आगे की रणनीति। तो वहीं प्रदेश में पंचायत चुनाव को लेकर नामांकन भरे जा रहे हैं। सपा संरक्षण मुलायम सिंह यादव की भतीजी संध्या यादव ने जिला मुख्यालय पहुंचकर जिला पंचायत सदस्य के लिए नामांकन किया, जिसके बाद बीजेपी ने संध्या यादव को जिला पंचायत सदस्य का टिकट दिया है। बीजेपी से टिकट मिलने पर समाजवादी पार्टी में खलबली मच गई है। आपको बताते चले इस दरमियान सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव की चचेरी बहन संध्या यादव को बीजेपी ने जिला पंचायत वार्ड नंबर 18 घिघोर तृतीय से टिकट दिया है। तो प्रदेश में पंचायत चुनाव को लेकर नामांकन की जो प्रक्रिया है वो शुरू हो चुकी है और इसी कड़ी में सपा संरक्षण मुलायम सिंह यादव की भतीजी संध्या यादव ने जिला मुख्यालय पहुंचकर जिला पंचायत सदस्य के लिए नामांकन भरा है और जिसके बाद बीजेपी ने संध्या यादव को जिला पंचायत सदस्य का टिकट भी दिया है। आपको बताते चले बीजेपी से टिकट मिलने पर समाजवादी पार्टी में मानो खलबली सी मच गई हो। सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव की चचेरी बहन संध्या यादव को बीजेपी ने जिला पंचायत वार्ड नंबर 18 घिघोर तृतीय से टिकट प्रदान किया है। ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे नामांकन की, जिस वक्त वो नामांकन भरने के लिए गई थी। यूपी के मैनपुरी की पूरी ये तस्वीर है। मुलायम सिंह यादव की भतीजी है संध्या यादव और अब वो बीजेपी के टिकट से पंचायत चुनाव लड़ने वाली हैं और इस बात की पुष्टि होते ही समाजवादी पार्टी में मानो हड़कंप मच गया हो। तो वहीं जालौन कोच तहसील क्षेत्र के बीटेह के ग्राम पजोनिया व सिकरी बुजुर्ग और गिदवासा में डीएम प्रियंका निरंजन व पुलिस अधीक्षक डॉक्टर यशवीर सिंह ने पंचायत चुनाव को लेकर गांव के लोगों के साथ बैठक की है। इस दौरान डीएम ने कहा है कि अगर कोई प्रत्याशी आपको पैसा, शराब या मुर्गा आदि के लिए कहता है तो आप मेरे सरकारी नंबर पर जानकारी दें, जिससे कि उन लोगों पर कार्रवाई की जा सके। और साथ ही अगर गाँव में कोई अराजक तत्व के लोग भी हैं तो उसकी जानकारी भी हमें या यहाँ के स्थानीय थाने
कि पुलिस को आप जरूर दें, जिससे कि उन पर भी सख्त से सख्त कार्रवाई की जा सके। तो डीएम लोगों से आग्रह कर रहे हैं, अगर इस दरमियान आपको कोई भी शराब, मुर्गा या फिर इन सब चीजों को आप प्रलोभन देकर पंचायत चुनाव में वोट डालने की बात कर रहा है, तो आप इस बात की जो जानकारी है वो स्थानीय पुलिस को दें या फिर प्रशासन को जरूर दें, ताकि उन लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जा सके। और इसी के साथ इस बुलेटिन में बड़ी खबर आ रही है, आपको बता दें, बड़ी खबर लखनऊ से आज आ रही है, जहां यूपी सरकार को हाईकोर्ट से बड़ी मिली राहत। चुनाव प्रक्रिया को तत्काल रोकने वाली याचिका हाईकोर्ट ने खारिज कर दी। साथ ही आपको बताते चले, कोविड के मद्देनजर चुनाव प्रक्रिया को रोकने की याचिका की गई थी दाखिल। कोविड नियमों का चुनावी प्रक्रिया में पूर्ण रूप से पालन, हाईकोर्ट का ये कहना है। बड़ी खबर लखनऊ से बता रहे हैं, जहां यूपी सरकार को हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। चुनाव प्रक्रिया को तत्काल रोकने वाली याचिका को हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है। साथ ही आपको बता दें ये भी कि कोविड के मद्देनजर चुनाव प्रक्रिया को रोकने की याचिका दाखिल की गई थी और इस याचिका को जो है वो हाईकोर्ट ने दाखिल कर दिया है। कोविड नियमों का चुनावी प्रक्रिया में पूर्ण रूप से पालन किया जाना है, ये कहा गया है हाईकोर्ट के द्वारा। साफ तौर पर हाईकोर्ट ने कह दिया है कि चुनाव के दरमियान कोविड नियमों का पालन किया जाए और कोविड नियमों के साथ ही चुनाव की जो प्रक्रिया है वो पूरी की जाए। तो वहीं यूपी में चुनाव की तैयारियां पूरी होने के बाद आज से नामांकन प्रक्रिया शुरू हो गई है, जहां प्रदेश सरकार ने कोरोना की दूसरी लहर को देखते हुए नई गाइडलाइन भी जारी कर दी है। आपको बता दें, गाइडलाइन जारी होने के बावजूद इलाके में इसका कोई खास असर देखने को नहीं मिल रहा है। ताजा मामला एटा के शीतलपुर ब्लॉक में नामांकन के दौरान देखने को मिला, जहां नामांकन दाखिल कर रहे प्रत्याशियों और नामांकन जमाकर्ता कर्मियों में तीखी नोकझोंक देखने को मिली और गुस्साए उम्मीदवारों ने जमकर हंगामा भी काटा। प्रत्याशियों का आरोप था कि लोगों को घंटों लाइन में खड़ा करके कर्मचारी नियमों की धज्जियां उड़ा रहे हैं और लेन देन वालों का नामांकन बिना लाइन में लगी पहले ही किया जा रहा है। तो ये तस्वीर आप सामने आ रही है यूपी के एटा से, जहां नामांकन के दरमियान कहा जा रहा है कि जो लोग पैसे लेन देन करके नामांकन भरना चाहते हैं उन्हें जल्द ही नामांकन उनका भरा जाता है और जो कर्मचारी है वो कोरोना गाइडलाइन की धज्जियां उड़ा रहे हैं। उत्तर प्रदेश में चुनाव, पंचायत चुनाव की पूरी तरह से तैयारी हो चुकी है। लास्ट में आखिर में यहाँ पे नामांकन किए जा रहे हैं। अभी हम यहाँ पर मौजूद हैं एटा के शीतलपुर ब्लॉक में। यहाँ पर 83 पंचायत हैं। 83 पंचायत में लोगों नामांकन करने के लिए काफ़ी लंबी लाइन लगी हुई है। मेरे साथ आप देख सकते हैं महिलाओं की लाइन अलग लगी हुई है और यहाँ पर पुरुषों की लाइन अलग से लगाई गई है। पुलिस के क्या खासा इंतजाम है और यहाँ जिस तरह से ब्लॉक में जो जानकारी मैं आपको बताना चाहूँगा, जिस तरीके से महिलाओं की लाइन है वहाँ पे अलग से भीड़ लगाई गई है, भीड़ अलग से अपनी चल रही है। जिस तरीके से पुलिस की प्रशासन की व्यवस्था होनी चाहिए उस जगह पे न कोई भीड़ को देख रहा है न। और हालांकि यहाँ पर 10 काउंटर की व्यवस्था की गई है। 10 काउंटर की व्यवस्थाओं में सुबह से भीड़ लगी हुई है। जिस तरीके से भीड़ को आप देखेंगे, मेरे साथ महिलाएं हैं, महिलाओं के साथ बात करना चाहूँगा मैं। क्या नाम है आपका? रानी। एक मिनट, क्या नाम है आपका? बीना। हम बीना जी, करीब आप कब से खड़ी हुई हैं? हम 12 बजे से खड़े हुए हैं यहाँ पे। तो करीब 15 लोग के फॉर्म नहीं चेक हो पा रहे हैं और बीच में चैटिंग वगैरह चल रही है। लोग आ रहे हैं बीच में अपना फॉर्म चेक करा रहे हैं, हम लोग खड़े रह रहे हैं वहीं। अच्छा, जिस तरीके से जो इनकी शिकायत है कि लगभग सुबह से खड़ी हुई हैं, 10-11 बजे से खड़ी हुई हैं, न कोई व्यवस्था है। और व्यवस्था के दौर में जिस तरह से आप बात करें तो जो प्रशासन के खासा जो इंतजाम है वो एक तरह से फेल आते हुए नज़र आ रहे हैं। आखिर वजह क्या है जिसकी वजह से जो लंबी भीड़ लगी हुई है? हम इसी दौर में और जो पुरुष खड़े हैं उनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? आशू जी, आप यहाँ कब से खड़े हुए हैं? 11 बजे से खड़े हैं। क्या व्यवस्थाएं हैं और आप व्यवस्था सब फेल है। पर्चा जमा करने आए हैं, कोई सुनवाई नहीं हो रही है। अंदर सेक्रेटरी साहब उठ के भाग रहे हैं बार बार। कहाँ से आए हुए हैं? क्या पर्चा? ग्रामपुर से। नामांकन करने हैं जी। अंदर से भाग रहे हैं, उठ के देख रहे हैं। साइड से देखो, अभद्रता फैला रहे हैं लोग यहाँ पे।
जिस तरह से आरोप है, जो लोग कह रहे हैं कि आरोप है, इनका लगातार आरोप है, लाइन को फॉलो नहीं किया जा रहा है। इसी दौर में कोरोना की जो लहर है, दूसरी कोरोना की लहर है, उसमें कोविड का कोई भी नामांकन, जिस तरह से कोविड की लहर दोबारा से है, उसमें ना किसी के द्वारा आप देख सकते हैं कि ना कोई मास्क है और ना कोई दूरी है। एक तरफ अगर हम बात करें तो कोरोना की लहर को लेके सरकार पूरी तरह से चौकन्ना है। सरकार के शासन के भी पूरी तरह से आदेश हैं, कोरोना के कोविड जो गाइडलाइंस है उनको भी फॉलो। तो रुक करते हैं एक और बड़ी खबर की। और बड़ी खबर आपको बता दें, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह का कार्यक्रम हरदोई में दोपहर 12:30 बजे वार्ड प्रभारियों के साथ बैठक। पंचायत चुनाव की रणनीति पर करेंगे चर्चा। दोपहर 2 बजे शाहजहांपुर में बैठक करेंगे स्वतंत्र देव सिंह। जिला पंचायत चुनाव संचालन समिति की लेंगे बैठक और फिर 3:30 बजे वार्ड प्रभारियों के साथ बैठक होगी और 5 बजे बरेली में चुनाव संचालन समिति की करेंगे बैठक और साथ ही साथ 6:30 बजे वार्ड प्रभारियों के साथ अगली बैठक होनी है। उसके बाद फिर 8 बजे रामपुर में चुनाव संचालन समिति की बैठक में होंगे शामिल। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह का कार्यक्रम का जो सीमा है, वो कार्यक्रम का जो समय है वो सामने आ चुका है। आपको बता दें कि हरदोई में दोपहर 12:30 बजे वार्ड प्रभारियों के साथ बैठक करने वाले हैं। पंचायत चुनाव की रणनीति पर इस दरमियान वो चर्चा करेंगे। उसके बाद फिर दोपहर 2 बजे शाहजहांपुर में बैठक करने वाले हैं। रुक करते अगली खबर की। अगली खबर बाराबंकी से, जहां बाराबंकी जिले में कोरोना का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा है। जिले में लगातार तेजी से कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़ रही है। आपको बता दें, जिलों में कुल संक्रमित मरीजों की संख्या 430 के पार हो गई और पिछले 24 घंटे में ही 70 से ज्यादा केस सामने आ रहे हैं। इसी कड़ी में कोरोना को लेकर हमारे संवाददाता ने लोगों से बातचीत की है। आप भी सुनिए ये बातचीत। कि लोग जो है बेपरवाह होकर यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि ये लोग जो है बिना मास्क के घूम रहे हैं। इनसे हम बात करते हैं। उधर देख सकते हैं कि बिना मास्क के ये घूम रहे हैं। आप बिना मास्क के क्यों? अरे मास्क लगा है, लेकिन है हमारे पास। आखिर लगा क्यों नहीं रहे आप लोग? तो यहाँ पे आपने देखा कि ये जो बिना मास्क के लोग टहल रहे हैं, संक्रमण का खतरा जबकि टला नहीं है, दूसरी लहर चल रही है। और यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि ये भाई साहब भी चाय पी रहे हैं। भाई साहब, आपने मास्क क्यों नहीं लगाया है? हमारा चाय पी रहे हैं ना। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि दुकानदार को मैं यहाँ पे कैमरामैन से कहूँगा दिखाए कि दुकानदार भी जो है यहाँ पे मास्क नहीं लगाए हुए हैं। आखिर वो देख सकते हैं कि मास्क बिना लगाए हुए यहाँ पे बेच रहे हैं। ना हाथों में सैनिटाइज की व्यवस्था है, ना कोई व्यवस्था है। और यहाँ पे इनको भी देख सकते हैं। आप यहाँ पे मास्क क्यों नहीं लगाए? सर क्योंकि होट पड़ रहा था, इस वजह से नहीं लगाया। तो संक्रमण चल रहा है कि नहीं कोरोना? जी। तो उसके बावजूद भी लापरवाही कर रहे हैं? जी नहीं। जी थोड़ा। तो यहाँ पे आपने देखा कि जो लोग हैं बिना मास्क के यहाँ पे चल रहे हैं। और यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि लोग बिना मास्क के जो है यहाँ पे चल रही हैं। ये यहाँ पे कोरोना चल रहा है कि नहीं चल रहा है? लगा लो। कोरोना चल रहा है कि नहीं? जी जी। तो बिना मास्क के आप लोग घूम रही हैं? बिना मास्क के नहीं, वो बचत है ना, इस वजह से। नहीं, कोरोना है या नहीं है? जी जी। तो कुछ मुख्यमंत्री बता रहे हैं मास्क लगा के चले, उसके बावजूद भी लापरवाही कर रहे हैं। नहीं सर, लापरवाही नहीं। जो देखिए बच्ची हमारी लगाई हुई है मास्क, हमारी बच्ची बीमार है इसी वजह से। और नजर डालते हैं एक और बड़ी खबर की। एक और बड़ी खबर, यूपी में बनेगी विशेष एंट्री। नारकोटिक्स टास्क फोर्स नशीली दवाओं के दुरुपयोग और तस्करी को रोकने के लिए चलेगा अभियान। कोविड फार्मा ओपीआइड आधारित दवाओं के दुरुपयोग को रोकने के लिए टास्क फोर्स की तैयारी की गई है। मई महीने से प्रदेश भर में चलेगा अभियान। खांसी की दवाई और ट्रेडरोल दवाओं पर होगी निगरानी। मुख्य सचिव राजेंद्र कुमार तिवारी ने कार्य योजना बनाने के लिए जारी किए दिशा निर्देश। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां तस्करी को रोकने के लिए अभियान चलाया जाना है। कोडीन फार्मा ओपीआइड आधारित दवाओं के दुरुपयोग को रोकने के लिए टास्क फोर्स की तैयारी की गई है। आपको बता दें, मई महीने से प्रदेश भर में ये अभियान चलाया जाना है। खांसी की दवाई और ट्रेडरोल दवाओं पर खास निगरानी इस दरमियान रखी जाएगी। खबरों में आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं यूपी के लखनऊ की, जहां लखनऊ के ठाकुरगंज थाना क्षेत्र के चौराहे पर चेकिंग के दौरान दरोगा का जनता के साथ अभद्रता करने का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। आपको बता दें, दरोगा ने चेकिंग के दौरान व्यक्तियों को गाली दी। तो वहीं वायरल वीडियो सामने आने के बाद डीसीपी ने जांच के आदेश भी दिए हैं ताकि भविष्य में ऐसी घटना दोबारा ना हो सके। खबर बाराबंकी
बाराबंकी से जहां पुलिस ने नशे की तस्करों को करने वाले 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आपको बता दें, पकड़े गए तस्करों के पास से पुलिस ने 2 किलो 525 ग्राम मार्फिन बरामद की है। तो वहीं पकड़ी गई मार्फिन की कीमत लगभग 7.5 करोड़ रुपए बताई जा रही है। बताया जा रहा है कि आरोपी मणिपुर से क्रूड लाकर उसे को केमिकल के जरिए रिफाइन कर मार्फिन बनाकर हरियाणा, दिल्ली, पश्चिम यूपी और सोनभद्र जिले में सप्लाई किया करते थे। सारी टीमों ने मिल करके इसमें एक पूरे गैंग को बस्ट किया है, जिसमें 7 अपराधी पकड़े गए हैं। इनके पास से 2 किलो 525 ग्राम मार्फिन बरामद हुई है, जिसकी मार्केट वैल्यू लगभग 7.5 करोड़ रुपए है। ये पूरा गैंग एक अंतर राज्यीय गैंग के रूप में ऑपरेट कर रहा था। ये मणिपुर से क्रूड माल लाते थे और यहाँ पे उसको तैयार करते थे, रिफाइन करते थे। उसके बाद हरियाणा, दिल्ली, पश्चिमी यूपी और सोनभद्र आदि स्थानों पे सप्लाई करते थे। तो वहीं अलीगढ़ के थाना क्वारसी इलाके के केला नगर से मारपीट का एक वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। आपको बता दें कि चारपाई से मोटरसाइकिल छू जाने को लेकर यह विवाद हुआ था और मामूली कहासुनी के बाद दोनों पक्षों में जमकर लाठी डंडे चले। बताते चले, इस मारपीट की घटना में 6 लोग घायल हुए हैं, जिसके बाद घायलों को सभी घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। यह वीडियो यूपी के अलीगढ़ का है। फिलहाल बुलेटिन में मुझे दीजिए इजाजत। लोकमंच न्यूज पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। आप देखते रहिए लोकमंच न्यूज। नमस्कार।